जय हिंद। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले किरण आरेख। ये हमारा जो वीडियो है वो है प्रकाश के परावर्तन का पार्ट 3। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास, जो आपके और आपके ज्ञान के लिए ढांसू होने वाली है। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं। आज जो हम पढ़ेंगे वो है किरण आरेख और इससे संबंधित बहुत सारी बातें। और आज की क्लास में हम प्रतिबिंब बनाना भी सीखने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। चलिए लेके चलते हैं आपको किरण आरेख। मैंने जैसे कि आपको शुरुआत की वीडियो में बताया होगा पार्ट 2 में कि किरण आरेख किसे कहते हैं। तो किरण आरेख जो होता है वो होता है प्रकाश की किरणों को दर्शाने वाला रेखा को किरण आरेख कहते हैं। ये हम सब जान रहे हैं। तो अब हम किरण आरेख में ना जो आती है वो आती है कि 4 स्थितियां होती है हमारी किरण आरेख के। जो 4 नियम है, मान लीजिए ये जो 4 मैंने लिखे हुए हैं ना, ये किरण आरेख के नियम है जो कि आपको प्रतिबिंब बनाने में बहुत सारी मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक और बात कि आपको एक चीज मैंने नहीं बताई है, वो है कि वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच जो क्या होता है रिलेशन, यानी कि संबंध। आपके बुक में होगा कि फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो आपको बस इतना याद रखना है कि मैंने पहले भी पार्ट 2 में बताया होगा, जब मैं गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ा रहा था कि R/2F क्या होता है, R बराबर 2F, या फिर आप ऐसे ले सकते हो F बराबर R/2। ठीक है, ये आपके ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो सूत्र है, ये आपके क्या शुरू करते हैं, संबंध शुरू करते हैं किसके, कर्वेचर और फोकस के बीच के संबंध। यानी कि एक दर्पण का जो कर्वेचर होता है, यानी कि सेंटर पॉइंट होता है, उसका अदिया फोकस होता है। यानी कि कर्वेचर यानी कि जिस गोले का वो वक्रता त्रिज्या होता है, त्रिज्या आप तो समझते हो, मैथ में जो पढ़ते हो, त्रिज्या का आधा क्या कहलाता है, फोकस कहलाता है। इसलिए क्या लिखा है, आर यानी रेडियस। हम आप सबने मैथ में पढ़ा होगा रेडियस त्रिज्या के बारे में, R/2F यानी कि त्रिज्या की आधी होती है। तो मैं इसे सिद्ध नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको डायरेक्ट लेके आया हूँ किरण आरेख के नियम पे। कहाँ लेके आया, किरण आरेख के नियम पे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। क्या लिखा हुआ है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। चारों को पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा है फोकस की दिशा में आपतित किरण। फोकस कौन सी, फोकस की दिशा में आपतित किरण। ठीक है, उसके बाद तीसरी क्या कहते हैं, तीसरा है वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, और चौथा है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। बारी बारी से चारों को समझते हैं और ये जो नियम है वो क्या कहती है इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा ये कौन सा दर्पण है, इमेजिन कीजिए ये कौन है। आपने थोड़ा थोड़ा इमेजिन किया होगा तो आपको ये जरूर पता होगा कि मैंने आपको बताया था जिसमें अंदर से रंगा हुआ ना हो वो होता है अवतल, या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो धंसा हुआ है उसे हम अवतल कहते हैं, और जो उठा हुआ है या उभरा हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, उत्तल। और मैंने उत्तल के लिए अपना डिफिनेशन दिया था जिसे आप याद कर सकते हो कि जिसका बाहरी भाग यानी कि जिसका, या फिर आप ऐसे ही याद कर सकते जिसका उठा हुआ क्या हो, उठा हुआ शीशा हो उसे उत्तल कहते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो मैंने पहले से लिखा हुआ है पोल, फोकस और कर्वेचर, ये आपको दिख ही रहा होगा। यहाँ पे भी देख लो, पोल, फोकस, कर्वेचर। कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या, कर्वेचर यानी कि क्या, वक्रता त्रिज्या। एक बात और, आप कहोगे सर यहाँ पे जो लाइन है वो इस साइड आई है और अवतल दर्पण में इस साइड आई है, ऐसा क्यों। तो देखो बाबू, ये जो गोला है ये इस साइड में बन रहा है, किस साइड में बना है, इस साइड में। तो इसका सेंटर पॉइंट किधर होगा, इधर होगा। और ये जो गोला है यानी कि ये जिस गोले का भाग है, ये जो उत्तर दर्पण जिस भी गोले का भाग है वो किधर साइड बन रहा है, इस साइड फॉर्म कर रहा है। किस साइड फॉर्म कर रहा है, इस साइड। इसलिए ये किधर बन रहा है, इधर बन रहा है, यानी कि मेरे हिसाब से मेरी दाईं ओर बन रहा है। यानी कि जो दाईं ओर बन रहा है तो ये पॉजिटिव है, क्या ये पॉजिटिव है। और ये बाईं ओर बन रहा है तो ये क्या है, नेगेटिव है। आपने मैथ में पढ़ा होगा जी। उसके बाद इधर जाते हैं, इधर जितना भी बोलते हैं कितना होता है, पॉजिटिव में चला जाता है। इधर आते हैं, घटता चले जाता है, चलता है कि नहीं। वैसे ही देखो, ये अगर जीरो हो तो इस साइड क्या होगा, प्लस होगा। अवतल दर्पण में क्या होता है, जो भी बीम हो या कोई भी फोकस आपका दिया हुआ रहता है, कर्वेचर दिया हुआ रहता है, वो पॉजिटिव होता है। कैसा होता है, पॉजिटिव। क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और जो आपके अवतल दर्पण में जितने भी फोकस और कर्वेचर पे स्थितियां होंगी या फिर आपको दूरी दिया होगा वो क्या होगा, माइनस में होगा। क्या होगा, माइनस में होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। ठीक है, ये आपको चिन्ह परिपाटी में भी समझाया जाएगा। तब तक
आप इसे ऐसे समझ लो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, देखिए ये जो हमारा है ये क्या कहलाता है, इसे हम मुख्य अक्ष कहते हैं ना, मुख्य अक्ष, ठीक है। इसे प्रधान अक्ष भी कहा जाता है, मेन प्रिंसिपल, जो कि मैंने आपको समझाया था। चलिए, तो क्या है मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। देखते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। आप कहीं से भी भेज सकते हो किरण, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन वो समांतर जानी चाहिए। किसके, तो मुख्य अक्ष के। किसके समांतर जाएगी, ये हमारी क्या है, आपतित किरण है। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ा हो रहा है, तो ये एक बात याद रखिएगा, जब भी आप प्रतिबिंब बनाओ या किरण आरेख के नियम का फिगर ड्रॉ करो तो स्केल का इस्तेमाल जरूर करना, क्योंकि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में यानी कि सरल रेखा में चलती है। इसलिए आप ये नहीं कि ऐसा ऐसा करके किरण बना रहे हो जो कि ये क्या है, आपतित किरण है, ये नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, बेव हो जाएगा। तो चलिए, तो क्या कहता है, अवतल दर्पण में ये कौन सा दर्पण है, अवतल। ये भी याद रखिए, ये कौन सा दर्पण है, अवतल, और ये है उत्तल। उत्तल, ठीक है। क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण। देखिए इसमें जो नियम कहता है वो कहता है कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है, क्या करती है, फोकस से गुजरती है, यानी कि यहाँ से परावर्तन होगी, यहाँ से क्या होगी, परावर्तन होगी, और कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरेगी। कहाँ जाएगी, फोकस से गुजरेगी। अब ये कहीं भी जाए मैटर नहीं करता, लेकिन फोकस से ही जाएगी। परावर्तन के बाद क्या करेगी, फोकस से जाएगी। यानी कि जो सबसे पहला नियम है आपका मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, कहता है कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो अवतल दर्पण में फोकस से गुजरती है। याद रखिएगा, मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कोई भी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर हो अवतल दर्पण में, वह फोकस से गुजरती है। क्या करती है, फोकस से गुजरती है। मैं लिख देता हूँ, अब हिंदी में गुजरने का मतलब मौत भी होती है, ये भी याद रखिएगा कि हम बोल देते हैं कि गुजर गए वो। आपने सुना होगा बहुत बार। तो यहाँ पे गुजरने का मतलब वहां से जा रही है, क्या कहते हैं, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। जाती हुई यानी कि फोकस से क्या होती है, जाती है। क्या कह सकते हैं, फोकस से जा रही है। परावर्तन के बाद क्या करिए, फोकस से जा रही है। अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद क्या होती है, फोकस से जाती है। क्या होती है, फोकस से जाती है। कहाँ जाएगी ये पता नहीं होता, लेकिन ये फोकस से ही जाएगी, ये आपका नियम कहता है। क्या कहता है, नियम कहता है। अब उत्तर भी आपको हम समझा देते हैं। इसमें भी चलिए, ये जो रेखा है ये क्या है, समांतर है। आपका सर यहाँ से ना आती जाएगा, क्या कहते हैं, किरण। तो देखो बाबू, ये दर्पण अभी इधर से कलई किया हुआ है, और उत्तर दर्पण में इधर दर्पण होता है। दर्पण जो होता है इधर होता है, ना कि इधर, क्योंकि यहाँ पे कलई किया होगा। अगर हम किरण को भेजे भी तो वो कभी इस पे टकरा के परावर्तन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि ये पूरा चिकना सरफेस नहीं है। क्या नहीं है, चिकना सरफेस नहीं है, ठीक है। तो हम कैसे भेजेंगे, यहाँ से भेजेंगे। कैसे भेजेंगे, तो यहाँ से भेजेंगे, समांतर। तो इसमें जो समांतर होती है ना, आप कहोगे सर इसमें तो फोकस से गुजरती हुई चली गई, अब इसमें क्या होगा। तो देखिए समझाते हैं आप। इसमें जो होती है फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। आप कहोगे फोकस से आती हुई प्रतीत, वो कैसे, तो समझिए पिक्चर द्वारा। आप देखो, जैसे कि ये मैंने आपको अभी दर्शाया है, ये इधर से गया। और देखो एक बात भी याद रखना कि मैंने आपको जब अवतल दर्पण पढ़ाया था तो बोला था इसमें क्या होता है, सिकुड़ता है। इसमें क्या होता है, सिकुड़ता है। और ये जो उत्तल दर्पण होता है ये क्या होता है, फैलता है। क्या होता है, फैलता है, मतलब फैल जाता है अपने। इसमें कोई भी प्रकाश डालो ये चारों तरफ फैला देता है। क्या कहता है, चारों तरफ फैला देता है, ठीक है। ये क्या करता है, चारों चारों तरफ फैला देता है, ठीक है। आप जो टॉर्च इस्तेमाल करते हैं उसमें भी उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। आप देखना जरा, उसके जो भीतरी भाग होगा ना वो चिकना होता है ना, भीतरी भाग चिकना होता है, वो अवतल है, उत्तल नहीं है। टॉर्च में जो इस्तेमाल होता है वो क्या है, अवतल है। एक्सपेरिमेंट करेंगे तब पता चलेगा, ठीक है।
तो जो उत्तर दर्पण में कहता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, क्या कहता है, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के बाद। हमेशा याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये क्या हो रहा है, फोकस से ही ना आया, यहाँ पे दिखाया क्यों गया है, ये फोकस से आ रही है और यहाँ पे फोकस से जा रही है, फोकस से जा रही है। याद रखिएगा, ये अपने शब्दों में याद करने के लिए मैं बोल रहा हूँ ना, कि क्योंकि आपको प्रतिबिंब बनाने में वहां पे ये नहीं लिखना है कि अब किरण आरेख के नियम से मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, इसका डिफिनेशन नहीं लिखना है जो आपको चिंता करना है। आपको बस ये समझना है कि ये क्या कहती है, अवतल दर्पण में परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष से समांतर आपतित किरण फोकस से क्या होती है, जाती है, फोकस से गुजरती है। और वही बात उत्तर में, तो उत्तर में जो आपतित किरण होती है वो परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि इसमें होगा फोकस से आती हुई प्रतीत। क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत कब, परावर्तन के बाद। परावर्तन के बाद फोकस से, एफ मैंने इसलिए लिख दिया ताकि आपको डिनोट हो सके कि ये एफ यानी फोकस है, शॉर्ट में लिख दिया। परावर्तन के बाद एफ से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। अवतल दर्पण में, अवतल दर्पण में क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कहता है, फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है और इसमें फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फोकस से गुजरेगा ही तो गुजरेगा, और यह उत्तर दर्पण में फोकस से आती हुई ही दिखेगा। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये उतना भी हार्ड नहीं है। इसे अब मैं जिस चीज के बड़ा बना देता तो आपको हार्ड लगता। याद रखिएगा, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से गुजरती है, यानी कि फोकस से जाती हुई प्रतीत होती है। वही बात उत्तर में, तो उत्तर में कहता है कि परावर्तन के बाद फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देख लो फिगर, फोकस से क्या हो रही है, ये परावर्तन होगा, यहाँ जाएगा, जा रहा है ना, ये क्या होता है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। क्या होती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मुख्य अक्ष का समान आपतित किरण हो गया कंप्लीट। पहला क्या होगा, ये जो है आपका, ये क्या है, पहला, पहला का नियम है, ये दोनों क्या है, पहले का जो है ये दोनों का है, दोनों में, ये चारों नियम में आपको दोनों दर्पण पर परावर्तन तन के बाद क्या स्थिति होती है ये जानना है। तो आपका जो किरण आरेख यही बताता है कि दोनों दर्पण में जो मुख्य अक्ष या फिर ये जितने भी चार किरण आरेख लिखा हुआ है वो किस स्थिति में और कहाँ पे जाती है। जैसे कि इसमें हम फोकस से गुजरती है, यहाँ पे उत्तर दर्पण फोकस से जाती हुई है, तो फोकस की दिशा में आपतित किरण होगा दूसरा नंबर में, तो वो कहाँ जाएगी, तो उसकी भी चर्चा कर लेंगे। अगर आपको इसमें उतारना है लिख लो, पिक्चर जरूर बना लेना, या नहीं भी बनाओगे तो समझ गए हो, तो आपके माइंड में अगर पिक्चर तैयार हो जाती है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि बहुत आसान टेक्निक है, इसमें कुछ नहीं करता। समानता आपतित किरण फोकस से गुजरेगी, चाहे वो क्या हो, अवतल हो, क्या हो, अवतल होना चाहिए। और उत्तल में समांतर आपतित किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण क्या होगा, फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी, सॉरी आती हुई प्रतीत होगी। क्या होगी, फोकस से आ रही है, देख रहे हैं, फोकस से आ रही है, इसमें फोकस से जाती है, इसमें फोकस से आती है। ठीक है, इसे लिख लो पहले। तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष के आप समांतर आपतित किरण में परावर्तन के बाद स्थिति कैसी होती है। अब हम पाएंगे फोकस की दिशा में आपतित किरण। कौन सी, फोकस की दिशा में आपतित किरण, तो ध्यान से देखना। ठीक है, फोकस की दिशा में आपतित किरण, आप याद रखना एक बात कि जो मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से गुजर रही थी, यहाँ फोकस की दिशा में आपतित किरण जस्ट मुख्य अक्ष के उल्टा होगा, यानी कि फोकस की दिशा में
हमने अभी पढ़ा मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण फोकस से होकर गुजरती है अवतल में, और उत्तल में क्या कहती है कि फोकस से ज्यादा भी प्रतीत होती है। सॉरी, बार बार मैं उल्टा बोल देता हूँ, देखिएगा ध्यान से। कहता है कि अवतल में जाती हुई प्रतीत होती है, यानी कि फोकस से होकर जाती है, और उत्तर में कहता है कि फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। लेकिन यहाँ पे जब फोकस की दिशा में ही आपतित किरण हो तो वो क्या होगा? सिंपल सी बात है, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे समांतर जाएगी, यानी कि जो फोकस से जाएगी ना। हमने अभी अभी सेम चीज से मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। इससे पहले हमने एक समांतर रेखा खींची थी और उसके बाद फोकस के साथ गुजारा था ना। इसमें हम क्या करेंगे, फोकस से कस के पास भेजेंगे। क्या करेंगे? फोकस। मान लीजिए यहाँ से हम भेजते हैं, क्या कहते हैं, फोकस। फोकस से गुजरी, यहाँ पे टकराए, ठीक है, यहाँ पे टकराए। अब क्या होगा? कहता है कि ये समांतर गुजरेगी, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर। फोकस से आपतित किरण क्या कहती है? फोकस से आपतित किरण कहती है कि अवतल दर्पण में वह समांतर गुजरेगी, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। यही बात उत्तल में भी होती है, यानी कि जो बात फोकस की जो दिशा में आपतित किरण है, इसमें जो बात है वही उत्तल में, अवतल में जो बात है वही उत्तल में है, क्योंकि दोनों का जो डेफिनेशन है ना वो सेम ही है। यानी कि इसमें भी फोकस जो परावर्तित किरणें है, परावर्तित किरणें वो मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है। इसमें भी जो परावर्तित किरणें होंगी फोकस से, वो क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं है। आप अगर पहला समझ गए हो, दूसरा बड़े आसान से समझोगे। मैंने सेम टेक्निक यूज किया ताकि आपको दिक्कत भी ना हो, वही लाइन इस्तेमाल की है। अगर मैं यहाँ से भी फोकस, इधर से भी अगर मैं फोकस की है, समझाता हूँ मैं दूसरे मार्ग। देखिएगा, यहाँ से अगर मैं इस फोकस, यहाँ से अगर, सॉरी, कोई भी रेखा अगर मैं यहाँ से देता, ठीक है, इस फोकस से, तो ये यहाँ टकराती और वापस क्या होती? समांतर जाती। क्या करती है? समांतर जाती, समांतर हो जाती। तो ये फोकस से ही जा रही है ना, फोकस से ही ना जा रही है। फोकस से क्या होता है? फोकस से आपतित किरण, ये कौन सी किरण हो जाएगी अगर यहाँ से डालते तो? आपतित किरण, और ये हो गई हमारी परावर्तित किरण। उसी प्रकार जो हमने इसमें बताया था, ये क्या है हमारी, सॉरी, ये तो आपतित किरण दिख रहा है, ये देखिए, ये आप हो गई हमारी आपतित किरण। ये क्या हो गया? आपतित किरण, और ये हमारी थी परावर्तित किरण। क्या थी? परावर्तित किरण। तो देखो, यहाँ से हम जब फोकस की किरणें, फोकस से हम कोई भी जो रेखा होती है लाइन की, मतलब प्रकाश की रेखा, हम इस पे अवतल दर्पण पे डाले, ये क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर तर जाती है। क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। सेम बात यहाँ भी है। हमने यहाँ पे क्या कहा था कि अब फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आती है, फोकस से आती हुई प्रतीत होती है, हमें पता है। तो पहले फोकस से आती हुई देखते हैं, ठीक है। तो कहाँ जाएगी? जस्ट उसका उल्टा है ना, देखना। हम तब क्या कर रहे थे, ये जो समांतर आपतित किरण थी वो हमारी आपतित किरण थी, और तब वह फोकस से गुजरती थी, तब फोकस से गुजरने वाली रेखा हमारी परावर्तित किरण थी, सबसे पहले वाले नियम में। लेकिन दूसरा नियम कहता है, जब वह फोकस से आपतित किरण हो, यानी कि फोकस की दिशा से आपतित किरण हो, फोकस की दिशा में कोई प्रकाश आ रही हो, जब वो किसी भी दर्पण पे पड़ेगी, अवतल हो या उत्तर, ये दोनों दर्पण में कोई भी दर्पण पे पड़े, वह मुख्य अक्ष के समांतर गुजरेगी। इन दोनों दर्पणों के लिए एक ही बात ये दूसरा लाइन कहता है, दूसरा नियम क्या कहता है कि अवतल हो या उत्तर, अवतल या उत्तर। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर तर जाती है। क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। क्या करती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। तो जो हमने पहला नियम पढ़ा था वही दूसरा नियम निकला, बस उसका क्या उल्टा है। इसमें हम मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण देते थे, यानी कि मुख्य अक्ष के, यानी कि इस लाइन के समांतर कोई प्रकाश डालते थे, प्रकाश की किरणें भेजा करते थे।
और इसमें होती है कि फोकस से हम भेजे हैं तो क्या होता है, आपतित किरण कहाँ जाती है, समांतर होकर निकलती है। परावर्तित किरण जो हमारी इस अवतल दर्पण में समांतर कब होती है, फोकस पे हो तो, और फोकस से गुजरती हुई कब दिखेगी, ध्यान से सुनना, जब फोकस से आपतित किरण हो तो वह दोनों दर्पण में से अवतल हो या उत्तल क्या कहती है, समांतर आपतित किरण जाएगी। और यही बात अगर समांतर परावर्तित किरण, समांतर मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी, क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर परावर्तित होगी। और यही बात पहले नियम में, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरण, अगर यही मुख्य अक्ष के समांतर हम आपतित किरण भेजते, यानी कि मुख्य अक्ष के समांतर भेजते, तो वो क्या होती, फोकस से गुजरती हुई प्रतीत होती हमारे अवतल दर्पण में, और उत्तल में फोकस से आती हुई प्रतीत होती। सबसे पहला में हमारे जो नियम है वो बदल जाते हैं, और फिर दूसरे में क्या होता है, दूसरा जो फोकस की दिशा में आपतित किरण है वो कहता है कि अवतल हो या उत्तल, फोकस से आपतित किरण क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। आपको इस पे लिखने का लगता है तो लिख लीजिए। अब चलते हैं तीसरा किरण आरेख के नियम, जो कहता है कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण, वक्रता केंद्र यानी कि कर्वेचर पे की दिशा में कोई भी आपतित किरण होगी तो वो परावर्तन के बाद किस स्थिति पे जाएगी। तो सबसे पहले अवतल पे देखते हैं। ये दोनों तो अच्छे से आप समझ गए होंगे। आप दूसरी, ये जो हमारा तीसरा नियम है वो जान लो, क्या कहता है, कर्वेचर से आपतित किरण, क्या कहता है, कर्वेचर से आपतित किरण, क्या है, कर्वेचर से आपतित किरण। ठीक है, हमारा जो कर्वेचर से आपतित किरण है ये कहता है कि जब वो कर्वेचर से आपतित किरण किसी पर पड़े तो ये कहीं भी परावर्तन नहीं होता है, या उसी पथ पर परावर्तन होता है। जैसे कि आपने लंबवत दर्पण में पढ़ा था कि लंबवत पड़ने वाली रेखा उसी डायरेक्शन में वापस चली जाती है जिस डायरेक्शन से वो आई थी। यहाँ भी जिस डायरेक्शन से, यानी कि कर्वेचर से वो आई थी, और कर्वेचर की ही पथ में चली जाएगी, यानी कि जिस पथ में वो आई थी, कर्वेचर की दिशा में आपतित किरण जिस पथ में आई थी उसी पथ में क्या होगी, वापस चली जाएगी, यानी कि परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाएगी। ठीक है, वही बात अब आएगी इसमें, कौन सा, तो उत्तल दर्पण। ये कौन सा था, अवतल। अवतल में क्या कहता है, कहता है कि अगर कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या से कोई भी परावर्तित किरण नहीं, पहले आपतित किरण कर्वेचर की दिशा में जाती है और परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या कहती है, उसी पथ पर वापस लौट जाती है। अब इसमें देखते हैं, इसमें आप कर्वेचर तो यहाँ पड़ता है, यहाँ से कोई भी प्रकाश डालेंगे तो क्या जाएगा, क्योंकि यहाँ पे तो दर्पण है ही नहीं, यहाँ पे तो दर्पण है ही नहीं, ये तो यहाँ से कलई किया हुआ है, तो दर्पण इधर से है तो हम इधर से भेजेंगे। आप इधर से कैसे भेजते हैं, तो देखिए, पहले यहाँ से एक रेखा भेजिए समांतर, क्या कीजिए, समांतर भेजते हैं। समांतर नहीं, मेरा कहने का मतलब था यहाँ से कर्वेचर से एक रेखा भेजते हैं, क्या भेजते हैं, रेखा। ठीक है, ये क्या है हमारी कर्वेचर से, ताकि हमें पता चल सके कि कर्वेचर कहाँ पे जाए। देखो बाबू, थोड़ा जो लाइन होता है ना प्रकाश की, जो किरणें जो हाथों से खींचने में थोड़ा बहुत टेढ़ हो जाता हो, मतलब टेढ़ा मेढ़ा हो जाता होगा, तो आप जब भी करो स्केल से करो ताकि आपको ठीक हो। ये हमारा क्या है, कर्वेचर पे, यानी कि ये जो प्रकाश की किरणें वो कहाँ से आ रही है, कर्वेचर से आ रही है। ठीक है, कर्वेचर पे आपकी किरण है, तो यहाँ भी सेम कंडीशन है, ये कर्वेचर पे जिस कर्वेचर पे आती है उसी पथ पे वापस चली जाती है, यानी कि दोनों का जो नियम है ना वो सेम ही कहता है। दोनों का नियम नियम क्या कह रहा है, सेम कहता है, जिस पथ पे ये आती है उसी पथ पर वापस लौट जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है, दर्पण अवतल हो या उत्तल, क्या कहता है, अवतल हो या उत्तल। वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण परावर्तन के बाद, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है। क्या करती है, उसी पथ यानी रास्ता, समझ सकते हो, पथ यानी रास्ता, जिस डायरेक्शन में वो आई थी उसी डायरेक्शन में वापस लौट जाएगी। ठीक है,
तो हमने समझ लिया कि वक्रता केंद्र की दिशा में आपतित किरण क्या कहते हैं। कहती है कि अवतल हो या उत्तल, अवतल हो या उत्तल, वो क्या करेगी, और क्या करेगी सॉरी, कि वह क्या करेगी, तो वह उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी जिस डायरेक्शन में वो आई थी। किस डायरेक्शन में, यानी कि कर्वेचर की दिशा में आपतित किरण कर्वेचर की ओर वापस चली जाएगी, यानी कि जिस डायरेक्शन में आई थी उसी डायरेक्शन में वापस चली जाएगी। यह हमारा तीसरा नियम कहता है, और ये आपका तीसरा नियम भी हो गया समाप्त। अब बढ़ेंगे ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो चलिए चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे ध्रुव की दिशा में आपतित किरण, जो कि हमारी किरण आरेख का सबसे आखिरी नियम है। कौन सा है, सबसे आखिरी नियम, ठीक है। तो चलिए जानते हैं ध्रुव की दिशा में आपतित किरण। तो ध्रुव हमारा क्या है, ये पोल, पोल को ही ना ध्रुव कहते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे जो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण है वह कहता है कि कोई भी परावर्तन के नियम के अनुसार कोई भी रेखा जब ध्रुव पे पड़ेगी ना, तो वो अगर आइकोन बनाते हुए आई, यानी कि आपतित कोण जो होती है, आपतित कोण जितना बनाएगी ना उतना ही परावर्तित कोण बनाती हुई जाएगी। यानी कि यहाँ भी होता है कि एंगल आई बराबर एंगल आर, या आई कोण बनाती हुई आई और आई कोण बनाते हुई चली जाएगी। समझ में आ रहा है? अगर यह समझाता हूँ ऐसे, देखिएगा ये हमारी क्या है, ये अगर हमारी 30 डिग्री का कोण, क्या 30 डिग्री का आपतित किरण हो, माना 30 डिग्री का ये आपतित किरण हो, तो यहाँ भी 30 डिग्री का ही कोण, यहाँ भी क्या करेगा, 30 डिग्री का ही कोण बनाते हुए जाएगा। क्या करेगा, 30 डिग्री का ही कोण बनाएगा। ये भी याद रखिएगा, यहाँ पे क्या करेगा, 30 डिग्री का ही कोण बनाएगा। 30 डिग्री का, ये समझाने के लिए मैंने 30 डिग्री माना था। थोड़ा सा लाइन के हो गया है, ठीक कर देते हैं इसे ना। चलिए देखिए, पोल, पोल पे आया, इस बिंदु पे आया, ये पोल था हमारा। कहता है कि आपतित किरण जितना डिग्री का कोण बनाते हुए पोल पे गिरेगी, यानी कि ध्रुव की दिशा में, यानी कि ध्रुव पे गिरेगी, उतने ही डिग्री बनाते हुए, परावर्तन के नियम फॉलो कर रही है, उतने ही डिग्री बनाते हुए क्या करेगी, वापस हो जाएगी। क्या कहती है, वापस हो जाएगी। यानी कि यहाँ पे अगर यह एंगल आई होता तो ये क्या हो जाएगा, एंगल आर, यानी कि एंगल आई बराबर एंगल आर। ठीक है, ये कहता है हमारा। और इसमें आप अगर ध्यान से देखोगे तो ये जो आई आर और ये जो समांतर आपतित की समांतर सॉरी मुख्य अक्ष है वो क्या है, आपको लगता है कि ये परावर्तन का नियम फॉलो कर रही है? आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यह एक बिंदु पर यानी कि एक रेखा पे तीनों है। यानी कि यहाँ पे एक और चीज आ जाती है कि आई आर और अभिलंब एक रेखीय हैं। परावर्तन का दोनों नियम यहाँ पे फॉलो कर रहा है, ध्यान से देखना। हमने जो परावर्तन के दो नियम पढ़े थे ध्रुव की दिशा में आपतित किरण में, वो दोनों नियम फॉलो कर रहा है। यानी कि ध्रुव की दिशा में कोई भी आपतित किरण जितना कोण बनाते हुए आएगी उतना ही कोण बनाते हुए वापस चली जाएगी। क्या करेगी, उतना ही कोण बनाते हुए परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस जाएगी। उसी पथ पे नहीं, मतलब जिस पथ से वो आई थी ध्रुव पे पड़ेगी और जितना कोण बनाते हुए वो आई थी उतना ही कोण बनाते हुए वो चली जाएगी। करेगी उतना ही कोण बनाते हुए चली जाएगी। सेम बात यहाँ पे भी होती है, यहाँ भी दोनों का जो काम होता है वो सेम है। यानी कि अवतल और उत्तल दोनों में से कोई भी ले लो, यह अगर आई कोण बनाया है तो यह आर कोण बनाते हुए जाएगी और इसमें एंगल आई बराबर एंगल आर ही होगा। और यह आई आर अभिलंब इसमें भी क्या है, एक रेखीय है। तो इसमें ज्यादा मैं आपको फोर्स नहीं दे रहा, ज्यादा इसमें मैं समझा नहीं रहा। क्यों? क्योंकि आपको परावर्तन के नियम पता है। परावर्तन के नियम के दृष्टिकोण के हिसाब से ये जो आपको निकला है, यह जो ध्रुव की दिशा में आपतित किरण है वो परावर्तन के नियम से पूरा पूरा मैच होता है। और यानी कि परावर्तन का जो नियम है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण में, वो नियम बखूबी हमें दिख रहा है। क्योंकि यह स्पष्ट हो रहा है, जितना कोण बनाते हुए आ रही है उतना ही कोण बनाते हुए जाएगी परावर्तन के बाद। तो इसमें कुछ नहीं लिखना है, अवतल हो या उत्तल, जितना कोण बनाते हुई आपतित किरण आएगी उतना ही कोण बनाते हुई वापस चली जाएगी। और तीनों क्या है, एक रेखीय है दोनों में, दोनों में। ठीक है, तो आपकी जो होती है ध्रुव की दिशा में आपतित किरण और किरण आरेख का चारों नियम कंप्लीट। अब पढ़ेंगे हम प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे, अवतल, पहले पढ़ेंगे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना एक शॉर्ट में,
ताकि मैं आपको पहले समझा दूं कि प्रतिबिंब की स्थितियां कैसी होती है, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ सॉरी वस्तु की स्थिति कहाँ रखने पर प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, उसका मैं आपको एक शॉर्ट ट्रेलर दिखाऊंगा। फिर आपको इन चारों नियम द्वारा बना के बताऊंगा। लेकिन एक बात और याद रखना कि जब भी आप प्रतिबिंब बनाओ तो इन चारों में से कोई दो का ही इस्तेमाल करना, क्योंकि चारों नियम आप नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें कम से कम दो किनारे के नियम की जरूरत पड़ेगी। तो आप जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। उससे पहले एक शॉर्ट में पहले आप प्रतिबिंब अवतल दर्पण के प्रतिबिंब की स्थितियां और वस्तु की स्थितियों के बारे में जानकारी लीजिए। उसके बाद फिर हम बढ़ेंगे और उसे लॉन्ग फॉर्मेट में बारी बारी समझेंगे। ठीक है, देखते हैं। चलिए अब हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब कैसे बनता है। ठीक है, शॉर्ट में, क्योंकि अगर मैं इसका लॉन्ग फॉर्मेट बनाऊं ना तो ये जो क्लास होगी पार्ट था जो हमारा, ये जो पार्ट 1 परावर्तन का प्रकाश का जो परावर्तन बहुत लंबे पार्ट में जाएगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। और इसके लिए प्रतिबिंब बनाना सिखाने के लिए इसका एक अलग वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें अवतल और उत्तल दोनों में प्रतिबिंब बना के मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको शॉर्ट मैं अच्छा से समझाता हूँ जिससे आप समझ जाओगे, और इसे जानने के बाद और क्वेश्चन को भी टच कर पाओगे, जो आपके बुक में क्वेश्चन है उस पर भी आप अमल कर पाओगे। इसलिए मैंने सोचा कि ज्यादा वीडियो को लंबा ना करूँ और आपको शॉर्ट में समझाऊं। ठीक है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा यहाँ पे जो लिखा हुआ है 6 स्थिति, लेकिन आपकी किताब में आपको 7 स्थितियां देंगे। सातवां क्या होगा, वो होगा पोल पे यानी कि ध्रुव पर। तो याद रखना, अगर कोई भी चीज ध्रुव पे खड़ा हो, ध्रुव पे खड़ा होगा तो कहाँ बनेगा, ध्रुव पे ही बनेगा। कैसा बनेगा, आभासी बनेगा समतल दर्पण के हिसाब से। तो याद रखो, यहाँ पे दर्पण ही हो, वहां पे मैं खड़ा ही, तो वहीं पे ना प्रतिबिंब बनेगा ना। मैं दूर रहता तब ना सोचता कि मेरा प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, इसलिए उसकी ज्यादा चर्चा नहीं होती है। सबसे ज्यादा इन 6 स्थितियों की चर्चा होती है जो मैंने लिखा हुआ है। पहले स्थितियां जान लो। सबसे पहला स्थिति क्या लिखा हुआ है, फोकस और पोल के बीच। कहाँ है फोकस और पोल के बीच, कहाँ पे है फोकस और पोल के बीच, या ऐसे भी कह सकते हो पोल या फोकस के बीच, मैटर नहीं करता, क्योंकि ये दोनों के बीच में ही है। या तो फोकस और पोल के बीच में है या पोल या फोकस के बीच में है। सबसे पहली स्थिति। दूसरी स्थिति फोकस की, यानी कि फोकस पर रखी हुई वस्तु। ये जो लिखा हुआ है ना, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है, इधर से यहाँ पे आया है, क्या है, वस्तु की स्थिति। क्या है, हमारी वस्तु की स्थिति है। क्या है, वस्तु की स्थिति। ठीक है, ये हमारी वस्तु की स्थिति है जो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, किधर से, 1 से लेकर 6 तक 6 स्थितियां। पहली, फोकस और पोल के बीच में वस्तु रखी हुई है। दूसरा वस्तु रखा हुआ है जो फोकस पे है। फिर तीसरा वस्तु है जो कर्वेचर और फोकस के बीच में है, या मान लो फोकस और कर्वेचर के बीच में है। फिर हमारा जो चौथा है वो कर्वेचर पे है। फिर जो हमारा पांचवा प्रतिबिंब है वो कर्वेचर और अनंत के बीच है, या ऐसे भी कह सकते हो अनंत और कर्वेचर के बीच है। और जो हमारा छठा है वो है अनंत पे। कहाँ है, अनंत पे। तो चलिए जानते हैं बारी बारी से। सबसे पहले वाले के बारे में जिक्र करते हैं। किसके बारे में, सबसे पहले वाले के बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला वाला ये सबसे नजदीक है। क्या है, सबसे नजदीक, याद रखिएगा। ये क्या है, सबसे नजदीक है। ये कहाँ पे बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो कैसा बनेगा, देखो दर्पण के जब भी पीछे बने, दर्पण के पीछे बने तो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। आभासी यानी कि काल्पनिक। तो सबसे पहले दर्पण के पीछे, दर्पण के कहाँ बनेगा, पीछे बनेगा। उसके बाद दर्पण के तो पीछे हो गया, और कैसा बनेगा, पीछे बने तो आभासी बनेगा। और पूरी दुनिया आभासी को काल्पनिक जानती है, काल्पनिक नाम से जानती है। किस नाम से, काल्पनिक, काल्पनिक। ठीक है, उसके बाद जो होती है ये क्या है, वस्तु से बड़ा होगा, क्योंकि जितना पास है उतना दूर पे होगा। ठीक है, तो क्या है, बहुत नजदीक में है तो ये दर्पण के पीछे बन रहा है। दर्पण के पीछे बनेगा, कितना बनेगा, बड़ा बनेगा। बहुत बड़ा नहीं है, बड़ा बनेगा। ठीक है, बड़ा बनेगा।
और काल्पनिक है तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, क्योंकि काल्पनिक में मैंने आपको बताया था कि वस्तु हमेशा सीधा होता है। क्या होता है, सीधा होता है, सीधा। ये तो हमारी हो गई पहले की बात। पहले का आपको पहला जो था उसमें थोड़ा सा आती था, क्रिटिकल है, क्योंकि ये जो है ना वो दर्पण के पीछे बनता है और यही एक स्थिति है जिसमें आभासी प्रतिबिंब बनता है। बाकी जितने भी 5 स्थितियां बची उस सब में वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा, वास्तविक, यानी कि रियल इमेज बनेगा। इसमें आभासी बनेगा, इसलिए मैंने आपको पहले ये बताया। उसके बाद जितना भी है ना उन सब का काल्पनिक, सॉरी काल्पनिक नहीं, वास्तविक बनेगा। और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। दर्पण पहला जो स्थिति था वो था फोकस और पोल के बीच, यानी कि फोकस और ध्रुव के बीच। तो हमारी जो स्थिति पोल, ध्रुव और फोकस के जो बीच की स्थिति है उसकी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। आभासी और काल्पनिक बनेगा, बड़ा बनेगा किससे, वस्तु से, और यह सीधा बनेगा, सीधा। ठीक है, अब चलते हैं इस पे, बाकियों की स्थिति पे। तो बाकी की स्थिति जो है आपको मैं कुछ अलग तरीके से समझाऊंगा, ध्यान से देखिए। आप ध्यान से देखिएगा, मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये जो लाइन आपको शो कर रही है ना, ये जो लाइन यहाँ पे बड़ा है उसके बाद छोटा होता जाए, छोटा होते जाए, छोटा होते जाए, छोटा होते जाए, ये आपको शो कर रहा है कि वस्तु कैसा होगा। ठीक है, मैं आपको बारी बारी बताता हूँ। इसका मैंने इसे शॉर्ट कर दिया, क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। देखिए मैंने क्या लिखा, 2 3 4 5 6। यहाँ पे ऊपर में कहाँ है, 2 3 4 5 6। ऊपर वस्तु की स्थिति, नीचे प्रतिबिंब की स्थिति। ठीक है, तो सबसे पहले था, सबसे पहला आपको समझ में आ गया था। दूसरा देखिए, दूसरा क्या है, फोकस पे बनेगा। तो फोकस पे जो बनेगा ना, फोकस पे जो प्रतिबिंब सॉरी वस्तु रखाएगा वो कहाँ बनेगा, तो देखिए 2 नंबर क्या है, यहाँ पे बनेगा। 2 नंबर यानी कि अनंत पे बनेगा। ये किसका, इंफिनिटी का साइन है, यानी कि अनंत पे बनेगा। फोकस पे कोई वस्तु रखी जाए, अब्दुल दर्पण के सामने फोकस पे कोई वस्तु रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब अनंत पे बनेगा। और ये जो लाइन देख रहे हो सबसे लंबा है, सबसे बड़ा है, तो जो अनंत पे बनेगा, पहली बात कि अनंत पर बनेगा। नहीं लिख रहा हूँ, ये आप समझो कि क्या कहता है, अनंत पे बन रहा है, अनंत पे बनता है ना, कैसा बनता है, बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा बन रहा है, बड़ा नहीं बहुत बड़ा बन रहा है, क्योंकि अनंत पे कोई भी वस्तु हो कितना बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या कहती है, ये वास्तविक है। क्या है, वास्तविक। ये क्या है, वास्तविक है, उल्टा है। आप देख रहे हो दर्पण के पीछे नहीं बन रहा है, दर्पण के आगे ही बनता है, लेकिन दर्पण नीचे बन रहा है, कैसा है, उल्टा बनता है। कैसा बनता है, उल्टा है, क्योंकि ये क्या है, ये तो सीधा खड़ा था, प्रतिबिंब सीधा था, यहाँ पे जो था सीधा खड़ा था, क्या हुआ, नीचे चला गया, यानी उल्टा हो गया। तो क्या है, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा। यानी कि फोकस पे जो, फोकस पे कोई भी वस्तु को आप रखते हो ना, फोकस पे कोई भी वस्तु रखोगे दर्पण के सामने, तो वो अनंत पे बनेगी, बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। ठीक है, अब दूसरी स्थिति देखो, दूसरी तीसरी मतलब तीसरी स्थिति, दूसरी स्थिति, तो ये हो गई। ठीक है, आपने समझ लिया। अगर आपको कोई बोल दे फोकस पे बनती है तो अनंत पे बनेगा, और अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, यानी कि इसका उल्टा होता है। अगर आपसे पूछे अनंत पे अगर कोई वस्तु हो तो कहाँ बनेगी, तो फोकस पे बनेगी, यानी कि इसका उल्टा कर देना। ठीक है,
अनंत पे हो तो फोकस पे बनेगी, फोकस पे हो तो अनंत पे बनेगी प्रतिबिंब। ठीक है, अगर वस्तु की स्थिति फोकस पे है तो अनंत पे बनती है, और वस्तु की स्थिति अनंत पे हो तो फोकस पे बनती है। ठीक है, अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? तीसरा है फोकस और कर्वेचर के बीच, फोकस और कर्वेचर के बीच। तीसरा हमारा क्या है? यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे है। ठीक है, तीसरा, तीसरा कहाँ पे है? तो अनंत और कर्वेचर के बीच, या मान लो कर्वेचर और अनंत के बीच। तो हमारी जो तीसरा प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि फोकस और कर्वेचर पे रखी, फोकस और वक्रता केंद्र पर के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। ये कैसा बनेगा? आपको लगता होगा ये भी बड़ा है, अनंत के बीच पड़ा है, लेकिन ये बड़ा बनेगा। देखो, इससे छोटा है। क्या है? छोटा है। क्या कहता है? ये इससे छोटा है, यानी कि बड़ा बनेगा। कैसा बनेगा? बड़ा बनेगा। और ये उल्टा है तो यानी कि वास्तविक होगा ही, और उल्टा दिख रहा है कि मैंने उल्टा दिया हुआ है, यानी कि सीधा सा उल्टा हो गया, और यहाँ बनेगा दर्पण के पीछे तो बन नहीं रहा है, तो यानी कि क्या है? वास्तविक है। वास्तविक और उल्टा, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये जो दूसरा लाइन है वो यहाँ पे लिख दो, क्योंकि ये उल्टा है और दर्पण के पीछे, ना कि दर्पण पे ही बने हैं। देखो, दर्पण है ना यहाँ, दर्पण के आगे बने हैं, लेकिन बनता है कहाँ? अनंत और कर्वेचर के बीच में। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि अनंत और कर्वेचर के बीच में रखी गई वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो सिंपल सी बात है कि फोकस और कर्वेचर के बीच। यानी कि आपसे पूछा जाए अनंत तो फोकस, फोकस तो अनंत, अनंत और कर्वेचर के बीच तो कर्वेचर और फोकस के बीच, और फोकस कर्वेचर के बीच तो अनंत और कर्वेचर के बीच। बात यहीं पे आएगी। ठीक है, अब रही बात चौथी स्थिति, जो कि है हमारा कर्वेचर खुद। कर्वेचर यानी कि वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र पे जो वस्तु होगी वो कहाँ बनेगी? वही बनेगी। परावर्तन के बाद कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर ही बनेगी। और वक्रता केंद्र पर कैसे बनेगी? बराबर बनेगी। कैसा? बराबर। बराबर कह सकते हैं, बराबर, बराबर बनेगी। ठीक है, बराबर बनेगी, यानी कि वस्तु का जितना साइज होगा उतना ही प्रतिबिंब का भी साइज होगा। कब स्थिति होनी चाहिए? तो कर्वेचर पे हो तब। ये तो हो गई हमारी चौथी स्थिति कंप्लीट। चौथी स्थिति क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। इसमें भी ये बात याद रखना, ये भी क्या है? उल्टा है। तो उल्टा हुआ यानी कि वास्तविक प्रतिबिंब है दर्पण के पीछे नहीं, बल्कि दर्पण के आगे बन रही है और दर्पण के नीचे बन रही है। नीचे नहीं कह सकते, दर्पण के सामने ही बन रही है, लेकिन कहाँ बन रही है? कर्वेचर पे ही बनती है। कर्वेचर पे स्थिति कर्वेचर पे ही बनेगी, और कहाँ बनेगी? वास्तविक बनेगी और उल्टा बनेगा। इन तीनों में, ये जितना भी मैंने नीचे एरो किया हुआ है, इन तीनों में वास्तविक और उल्टा बनेगा ही बनेगा, क्योंकि इसकी एक ही स्थिति है जिसमें यह दर्पण के पीछे और काल्पनिक बनता है। उसके बाद कोई कितना भी नाक रगड़ ले, लेकिन यह कभी भी वास्तविक नहीं हो सकता। ठीक है, सॉरी, ये काल्पनिक नहीं हो सकता। ये कितना भी नाक रगड़ ले, ये जो 5 स्थितियां हैं फोकस से लेकर अनंत तक, ये कितना भी नाक रगड़ ले, ये काल्पनिक नहीं हो सकते, और ये कितना भी नाक रगड़ ले कभी वास्तविक नहीं हो सकता। ठीक है, अब आते हैं हमारी पांचवी स्थिति, जो है कि है कर्वेचर और फोकस के बीच, सॉरी, कर्वेचर और अनंत के बीच। जैसे कि मैंने आपको अभी अभी बताया कि कर्वेचर और फोकस के बीच हो, थोड़ा देर पहले बताया था। तो क्या हुआ? इसका उल्टा होगा कि फोकस और कर्वेचर पे था तो कहाँ बना था? फोकस और कर्वेचर के बीच था, तो हमारा कहाँ बना था? कर्वेचर और अनंत के बीच। तो आप अनंत और कर्वेचर के बीच हो तो कहाँ बनेगा? जाहिर सी बात है, ये उसका उल्टा कर दो, यानी कर्वेचर और फोकस के बीच। फोकस और कर्वेचर के बीच में रखे वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? कर्वेचर और अनंत के बीच में। तो कर्वेचर और अनंत के बीच में रखा हुआ वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस और कर्वेचर के बीच में। कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा। ठीक है, स्थिति। तो स्थिति में क्या हो रहा है? ये छोटा दिखा है ना, छोटा छोटा है। ठीक है, छोटा, सिंपल सा लिख देते हैं हम यहाँ पे, छोटा। ये भी हमारा क्या है? वास्तविक है, लेकिन यह वस्तु से छोटा है। क्या है? वस्तु से छोटा। वस्तु से क्या है? यह प्रतिबिंब छोटा है। उसके बाद आप तो ये समझ ही गए होंगे। अब कौन सा है? तो अब आती है स्थिति हमारी आखिरी, जो कि है अनंत पे। अनंत पे हो तो मैंने पहले बताया था, उसका उल्टा कर दो, यानी कि फोकस पे। अनंत पे हो तो उसका उल्टा कर दो, फोकस पे। और यह जितनी दूरी पर था, यानी कि अनंत पे है तो बहुत बड़ा होगा, पास आ गया दर्पण के, छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। क्या करेगा? बहुत छोटा। और सब ये पांचों स्थितियां वास्तविक और उल्टा है, और सबकी आपको लिखा हुआ है, यानी कि वास्तविक उल्टा इसमें भी होगा, बड़ा वास्तविक उल्टा। फिर हमारी जो
कर्वेचर की स्थिति आती है, इसमें भी होगा बराबर वास्तविक और उल्टा। यानी कि पांचों स्थिति में फोकस, फिर कर्वेचर और फोकस के बीच, कर्वेचर पे, कर्वेचर और अनंत के बीच और अनंत पे, इन सबका जो प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और उल्टा ही बनेगा। और ये जो लिखा हुआ है बहुत बड़ा, बड़ा, बराबर, छोटा, बहुत छोटा, ये आपकी स्थिति के हिसाब से। देखो दर्पण के जितना पास, दर्पण के जितना पास, दर्पण से उतना ही आगे होगा। प्रतिबिंब की वस्तु की स्थिति दर्पण के जितना पास होगा, दर्पण के जितना पास, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण से उतना ही पीछे। यानी कि समझ लो कि दर्पण से तुम जितना नजदीक पे हो, तुम्हारी प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगी, बहुत ज्यादा पीछे बनेगी। तुम जितना करीब में होगे, तुम्हारा प्रतिबिंब उतना ही दूर बनेगा। जैसे कि फोकस करीब में था, कहाँ बना? अनंत में बना, बहुत दूर हो गया। वैसे ही उसके बाद क्या होता है कि जो वस्तु का प्रतिबिंब है ना, जितना दूर होगा उतना नजदीक बनेगा। ध्यान रखना इस बात का, जिससे आपको दिक्कतें नहीं होगी। जितना नजदीक वस्तु हो उतना दूर प्रतिबिंब बनेगा, और जितना दूर पे वस्तु हो, यानी कि जैसे कि बहुत दूर पे अनंत है, तो उतना ही नजदीक दर्पण की क्या होगा? प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि दर्पण के पास आया तो प्रतिबिंब दर्पण से बहुत दूर चला गया, और दर्पण से आप बहुत दूर चले गए तो प्रतिबिंब हमारा दर्पण के पास आ गया। किन स्थितियों में? तो फोकस, फोकस और कर्वेचर के बीच, कर्वेचर पे और कर्वेचर अनंत के बीच, और अनंत पे जो स्थितियां आएंगी उस पे आपका ये होगा। ठीक है, तो इसे सोच में आपको समझ चुका है। थोड़ा सा और आपको बताते हैं। इसमें क्या था? हमारा पहला था फोकस, फोकस पे। ठीक है, तो फोकस पे कहाँ बनेगा? इन्फिनिटी, यानी कि अनंत पर। कैसा बनेगा? लिखा हुआ है बहुत बड़ा बनेगा, वास्तविक और उल्टा। ये मैं आपको नहीं लिख रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद जो स्थिति आती है कर्वेचर और फोकस के बीच, या आप ऐसे भी लिख सकते हो फोकस और कर्वेचर के बीच, या फिर ऐसे लिख दो कर्वेचर और फोकस के बीच। बात तो वही है कि दोनों के बीच में ही हो, दोनों के बीच में ही होना चाहिए। या कर्वेचर फोकस के बीच में हो, या फोकस या कर्वेचर के बीच में हो। कहाँ बनेगा? कहाँ बनेगा? यहाँ पे कहाँ बनना? कर्वेचर और अनंत के बीच। ठीक है, कर्वेचर और अनंत के बीच, या आप ऐसे भी लिख सकते हो अनंत और कर्वेचर के बीच, अनंत और कर्वेचर के बीच। ठीक है, उसके बाद हमारी तीसरी स्थिति थी, वो थी कर्वेचर पे। कर्वेचर पे कहाँ बना? कर्वेचर पे ही बना। कर्वेचर पे जो है वो कहाँ बनेगा? कर्वेचर पे ही बनेगा, बराबर बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद जो स्थिति आती है, उसके बाद है कर्वेचर और अनंत की स्थिति। देखो यहाँ पे ये स्थिति आ गई, कर्वेचर और अनंत के बीच या अनंत कर्वेचर के बीच। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कर्वेचर और अनंत के बीच। ठीक है, कर्वेचर और अनंत के बीच, ताकि थोड़ा डिफरेंट हो जाए। तो कहाँ बनेगा? फोकस और कर्वेचर पे। कहाँ बनेगा? फोकस और कर्वेचर पे। ठीक है, फोकस और कर्वेचर के, फोकस और कर्वेचर के बीच। कर्वेचर यानी क्या? वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है, और लास्ट स्थिति बची हमारी अनंत। तो ऊपर देखो, फोकस, अनंत, तो अनंत तो फोकस। फोकस दर्पण के सबसे नजदीक था, प्रतिबिंब कहाँ बना? बहुत दूर, अनंत पे। अनंत, सॉरी यहाँ पे गलत लिख दिया, अनंत जहाँ पे वस्तु पड़ी हुई है अनंत पे, अनंत कितना? दर्पण से बहुत दूर है। कहाँ बना? बहुत नजदीक बना। यानी कि प्रतिबिंब और इन दोनों में इतना ज्यादा प्यार हो चुका है ना, कि जो जितना करीब आता है, मतलब कि वस्तु प्रतिबिंब से मिलने के लिए दर्पण के पास आता है, वो दर्पण से दूर हो जाता है। और जब प्रतिबिंब उसे खोजते खोजते दर्पण तक आता है, तब तक वो फिर वापस अनंत तक पहुंच जाता है। देखो, अगर ये फोकस और अनंत के बीच प्यार हो गया, अब ये फोकस कहता है, फोकस अगर फोकस पे ढूंढ रहा हो मैं अपना प्रतिबिंब, प्रतिबिंब और वस्तु में जो प्यार दे, दर्पण के सामने जब वो फोकस पे रहता है ना, तो उसका जो प्रतिबिंब होता है उसे अनंत में खो जाता है, हुल्की मार जाता है, आजी बाजी किधर तू खोजता जाता है। फोकस कहाँ पे? उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पे। अनंत पे खोजता रहता है। कैसा है? कैसे मिलेगा? फिर जब वस्तु कर्वेचर फोकस पे आके ढूंढने लगता है, तो वो प्रतिबिंब जो है वो कहाँ ढूंढता है? देखो, अनंत और कर्वेचर के बीच। हर इंसान है, फिर दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं, कर्वेचर और कर्वेचर पे। लेकिन बात यहाँ पे एक तकलीफ देती है कि ये ऊपर होता है, ये नीचे होता है। फिर दिक्कत खत्म, किसी को मिलता ही नहीं इन दोनों का प्यार साथ में। फिर आगे बढ़ना, उसके बाद कहता है कर्वेचर और अनंत के बीच। जब वस्तु कर्वेचर और अनंत, यानी कि
वह अपने प्रतिबिंब को खोजने कर्वेचर और अनंत के बीच जाता है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पहुंच जाता है? फोकस और कर्वेचर के बीच। सॉरी, हाँ, फोकस और कर्वेचर के बीच। ठीक है, फोकस और कर्वेचर के बीच। उसके बाद जब वस्तु अनंत पे पहुंच जाती है तो उसका प्रतिबिंब फिर से आ जाता है फोकस पे। ये क्रिया चलती रहती है, ये दूर जाता है फिर ये पास आ जाती है, फिर ये दूर जा रहा है, फिर ये पास आएगा तो ये दूर चली जाएगी, कभी मिल ही नहीं पाएगी। ठीक है, तो आपका हो गया अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। शॉर्ट में समझ गए होगे आप अवतल दर्पण का। और ये जितने भी स्थितियां है ना, ये जितने भी स्थितियां है सब क्या है? नेगेटिव में है। ये जितने भी स्थितियां आपको है, देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था गणित की ये देखिए वाला 0, इसके आगे होता है प्लस और इससे इधर होता है क्या? माइनस। तो ये देखो, ये दर्पण इधर में बने, किधर बनती है? मेरे दाईं ओर। ऐसे आप कहोगे तो ये मेरी बाईं ओर हो जाएगा। अगर अब मैं सीधा खड़ा हूं तो ये मेरा बाईं ओर हो जाएगा। तो बाईं ओर क्या बनता है? माइनस। ऐसे खड़ा होता हूं तो मेरी बाईं ओर ऐसे है ना, इधर दाईं ओर हो जाता है। सॉरी, ये जो हमारी बाईं ओर बन रहा है क्या? बाईं ओर, बाईं ओर यानी कि नेगेटिव, यानी कि जितने भी स्थितियां है ना वो सब नेगेटिव में है। आपको दे दिया कि फोकस कस कस की स्थिति, वस्तु जो है फोकस से 20 सेंटीमीटर दूर पे है। अब उसका प्रतिबिंब निकाल। अब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो वो कहाँ पे है? या भी कह देगा पोल से फोकस पे है 20 सेंटीमीटर की दूरी, तो आप कहोगे ये क्या होगा? नेगेटिव में होगा, यानी कि -20 सेंटीमीटर में होगा, ना कि +20 सेंटीमीटर में। ठीक है, आपका ये इम्पोर्टेंट जो आपके लिए शॉर्ट में एक मैप तैयार करता है। आप यहाँ पे लिख सकते हो बहुत कुछ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जितना भी लिखा हुआ है आपको शॉर्ट में बहुत कुछ समझा रही है, और यह एक माइंड मैप जैसा आपका काम करेगा। जब भी आपको एग्जाम में जल्द से जल्द याद करने की होगी तो बस आप ये मैप देख लोगे ना, तुरंत याद हो जाएगा। इसलिए ये आप जरूर लिखे, मेरी गुंजाइश है कि ये आप जरूर लिखो ताकि आप अच्छे से समझ सको। ठीक है, और ये भी बात याद रखना कि मैं इसके बारी बारी से जो प्रतिबिंब बनाना होता है वो सिखाऊंगा, लेकिन वो अलग वीडियो, उसका अलग वीडियो मैं आपको अपलोड कर दूंगा। क्योंकि अगर मैं इसे अभी अपलोड बनाने में आपको बताता बनाते हुए, तो आपका वीडियो जो होता है ना बहुत लंबा हो जाता। अब चलेंगे उत्तर दर्पण पे। ठीक है, उत्तर दर्पण, इस पे पहले आप लिख लो। आप चलते हैं उत्तर दर्पण में प्रतिबिंब का बनने के बारे में जानकारी लेते हैं। ठीक है, तो ये जो उत्तर दर्पण है ना वो कहता है कि मैं अवतल दर्पण जितना ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता। तो इसकी ज्यादा स्थितियां नहीं है, इसकी बस 3 स्थितियां है। पहली है पोल पे, तो मैंने उसमें भी बताया था कि पोल पे होगा तो पोल पे ही बनेगा, और एकदम चिपका हुआ है दर्पण से तो आभासी बनेगा, और वहीं पे बनेगा जहाँ पे वो खड़ा होगा। ठीक है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ भी सेम कंडीशन है। तो दूसरा स्थिति है हमारा, ये क्या है अनंत, और ये हमारा पोल पोल यानी कि ध्रुव, ध्रुव के बीच। तो हमारा दूसरा स्थिति है ध्रुव के बीच, और ये जो तीसरा स्थिति है ना वो है अनंत पे। तो कहाँ कहाँ बनेगा वो भी दिखा देता हूँ। तो इसमें जो है ना, ये जो है उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं। उत्तल दर्पण कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब बनाता ही नहीं। एक अवतल दर्पण ही है जिसमें एक स्थिति है जो कि काल्पनिक दिखाता है, कहता बाकी सब वास्तविक है। और इसमें है कि ये कभी वास्तविक दिखाता ही नहीं, कितना भी नाक लगा लो वास्तविक नहीं दिखाने वाला। ये दिखाएगा तो काल्पनिक ही दिखाएगा, यानी कि जब पोल और ध्रुव के बीच हो, सॉरी पोल और ध्रुव यानी कि हिंदी इंग्लिश हो गया ना, पोल और अनंत के बीच हो। दूसरी स्थिति जो हमारी कहती है पोल और अनंत के बीच, या मान लो अनंत और पोल के बीच, तो कहाँ बनेगी? जैसे कि अनंत और पोल के बीच में यहाँ पे बने, बीच में बने, तो ये इसका जो प्रतिबिंब होगा ना वो दर्पण के पीछे बनेगा, और पोल और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच बनेगा। कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच बनेगा। तो ये कहाँ है? दर्पण से क्या है? दूर है। तो दर्पण में कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा बनेगा? छोटा प्रतिबिंब बनेगा। कैसा? छोटा, इससे छोटा बनेगा। ठीक, ये हमारी हो गई पोल और क्या है अनंत के बीच, तो पोल और फोकस के बीच प्रतिबिंब बनेगा। जब स्थिति ध्रुव और अनंत के बीच हो तब प्रतिबिंब फोकस और अनंत के बीच बनता है, उल्टा सॉरी सीधा बनता है, काल्पनिक बनता है, और दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, कैसा बनता है? छोटा बनता है। कैसा बनेगा? छोटा, छोटा बन रहा है।
बहुत छोटा नहीं बना है, छोटा बना है। कैसा बनता है? काल्पनिक, काल्पनिक बनाया है और दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, अब तीसरी जो स्थिति है वो है अनंत पे। जैसे कि मैंने अभी आपतल में आपको बताया कि अनंत पे हो तो फोकस पे बनती है, वैसे यहाँ भी अनंत पे हो तो कहाँ बनती है? फोकस पे बनती है। और आपने क्या पढ़ा था कि जितना दूर दर्पण से होगा उतना ही छोटा बनेगा। यहाँ भी या दर्पण से कितना है? बहुत दूर है, तो फोकस पे आते ही कितना हो जाता है? छोटा हो जाता है। जैसे कि हम यहाँ से धरती को से सूरज को देखते हैं तो क्या दिखता है? सूरज छोटा सा हमारे हाथ में भी आ जाएगा, लेकिन जब आप धरती से बाहर जाओ, सूरज के पास जाओ, तो धरती की कई गुना भाग सूरज में समा जाए, फिर भी सूरज का कुछ नहीं होगा। वैसे ही अनंत पे हो तो क्या बनेगी? फोकस बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। तो इन सब में सबसे पहली स्थिति है पोल की। क्या है? पोल की। ठीक है, ये हमारी थी दूसरी स्थिति। इधर क्या है? वस्तु की स्थिति। और इधर प्रतिबिंब। इधर क्या बना? प्रतिबिंब बना। ठीक है, सबसे पहला जो हमारा था वो था पोल पे, तो पोल पे ही बनता है। और पोल कहाँ होता है? तो यहाँ पे, इस बिंदु को क्या कहते हैं? पोल कहते हैं। हमेशा याद रखना, दर्पण से जिस बिंदु पर से जो मुख्य अक्ष निकलता है ना, उस बिंदु को ही पोल कहते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी स्थिति है पोल और अनंत के बीच। क्या कहता है? पोल और अनंत के बीच कहाँ बनेगा? पोल और अनंत के बीच, तो पोल और फोकस के बीच, पोलर फोकस के बीच, सॉरी अनंत लिख दिया मैंने, फोकस के बीच, फोकस के बीच। उसके बाद बचता है अनंत। अनंत पे होगा तो कहाँ बनेगा? फोकस पे। और अगर आप कह दो कि सर अगर यह फोकस पे होता तो कहाँ बनता, तो याद रखना, अगर यह फोकस पे होता तो कभी प्रतिबिंब इसका बनता ही नहीं, क्योंकि ये दर्पण के पीछे होता और दर्पण के पीछे होगा तो जो सूरज की किरणें हैं यह परावर्तन की क्रिया नहीं करेगी, परावर्तन की क्रिया नहीं करेगी, उसके कारण उसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये आपका मूलभूत हो गया इसका। तो ये ज्यादा मशक्कत यानी कि ज्यादा मेहनत नहीं करता, इसलिए इसके तीन ही स्थिति है। पहला है पोल यानी कि ध्रुव, ध्रुव पे होगा तो ध्रुव पे ही बनेगा। दूसरा है ध्रुव और अनंत के बीच, यानी कि जो प्रतिबिंब बनेगा वो ध्रुव और फोकस के बीच बनेगा। और तीसरी स्थिति अनंत, और अनंत आपने अवतल में भी पढ़ा है जो कि फोकस में बनता है। ठीक है, तो यहाँ जो है वो छोटा प्रतिबिंब बनता है, हमेशा आभासी यानी कि काल्पनिक बनता है, दर्पण के पीछे ही बनता है। कभी भी दर्पण से आगे मत ले आना, नहीं तो आप गलत हो जाओगे। तो आपका अवतल दर्पण हो जाता है कंप्लीट। अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब का बनना था वो हो गया कंप्लीट। याद रखना मेरी बात, जो फोकस पे बनेगा ना वो बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा। यानी कि ये अगर एक चींटी जितना साइज होगा ना, तो यहाँ पे एक छोटा सा एकदम जो सुई होता है ना, या फिर आप मान लो ये मार्कर का सुई, ये आप जैसे पेन का जो नीब होता है, पहला जो डॉट पड़ता है ना, इतना बड़ा, ये आपको दिख भी नहीं होगा साफ साफ, उतना ही बड़ा आपको दिखेगा फोकस पे। अगर वो कितना बड़ा हो, इतना बड़ा हो अनंत पे, तो आपको इतना दिखेगा, या दिख भी नहीं सकता। अनंत पे जितना बड़ा ये इतना छोटा हो जाएगा। अनंत पे अगर इतना बड़ा होता तो फोकस पे आके कितनी को हमें दिखता? इतनी। ठीक है, तो चलिए आपका अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का प्रतिबिंब बनना हो गया कंप्लीट, जिसे मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है। इसमें ये जो यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना ना, वो क्या हो गया? प्लस में आया। क्या हो गया? प्लस में, यानी कि इधर जो प्रतिबिंब बना है वो प्लस में बनता है, और ये जो स्थिति है वो माइनस में है। क्या है? माइनस में है। ठीक है, और याद है कि आप तल दर्पण में मैंने एक बात नहीं बनाई थी, जो आभासी प्रतिबिंब था वह प्लस में बन रहता है, यानी कि दर्पण के पीछे बन रहा है, कहाँ बनता है? दाईं ओर बन रहा है, तो वो प्लस में है, आभासी वाला। और बाद बाकी जितना भी वास्तविक है ना वो नेगेटिव बनता है, यानी वो प्लस में बनता है। कौन? आभासी। अवतल दर्पण में, ये उत्तल दर्पण है, अवतल दर्पण की मैं बात कर रहा हूँ। अवतल दर्पण में आभासी जो प्रतिबिंब बनता है, जब वह क्या पोल और फोकस के बीच में होता है तो आभासी प्रतिबिंब बनता है, और आभासी प्रतिबिंब बनता है तो दर्पण के पीछे बनता है अवतल दर्पण में, और वह तब प्लस में होता है, यानी कि पॉजिटिव होता है। और बाकी सब जो वास्तविक प्रतिबिंब है सब नेगेटिव में आ जाते हैं। और इसमें जितने भी प्रतिबिंब की स्थितियां हैं वह नेगेटिव में है। ठीक है, और इसके जो प्रतिबिंब है वो किस में है?
पॉजिटिव में है, और उसमें अवतल दर्पण में जितने भी प्रतिबिंब है उनकी स्थितियां भी नेगेटिव में है, जो कि वास्तविक वाला जितने भी वास्तविक वाली स्थितियां हैं वह किस में है, नेगेटिव में है, और उसकी प्रतिबिंब भी नेगेटिव ही बना है। और जो कि आभासी है उसका जो स्थिति है वह नेगेटिव में है, और उसका जो प्रतिबिंब बनता है वह किस में है, तो वो है पॉजिटिव में। ठीक है, तो अब हम चलेंगे चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी जो कि मैं अभी आपको बताता हूँ। इस पे आपको जो भी मूलभूत इकाई आपको दिख रहा है वो लिख लो, माइंड मैप तैयार कर लो। ठीक है, पार्टी के बारे में, चिन्ह पार्टी क्या दर्शाती है, तो यानी कि प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की जो डिफरेंट डिफरेंट स्थितियां होती है, अलग अलग स्थितियां होती है, उसमें क्या अंतर होती है वो चिन्ह पार्टी आपको बताती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जब प्रतिबिंब बना रहे थे तो फोकस और कर्वेचर ऋणात्मक, मैंने लिखा हुआ है फोकस और कर्वेचर क्या है, ऋणात्मक है, यानी कि माइनस है, नेगेटिव में है। तो मैंने आपको जब प्रतिबिंब की स्थितियां थी तब भी मैंने आपको बताया था कि क्योंकि जीरो के कब बाईं ओर, कब, हाँ, बाईं ओर क्या होता है, नेगेटिव में होता है, बाईं ओर क्या होता है, नेगेटिव में होता है, दाईं ओर पॉजिटिव में। तो अवतल दर्पण जो है वो बनता है किधर, बाईं ओर बनता है, इसलिए वह नेगेटिव में होता है, यानी कि ऋणात्मक में होता है। उसके बाद आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में मैंने आपको बताया था कि फोकस और कर्वेचर क्या होती है, धनात्मक होती है। क्यों, क्योंकि वह दाईं ओर बनता है, उसका जो प्रतिबिंब भी वो दाईं ओर बनता है, और वो क्या होता है, धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र, हो सकता है मैं बहुत स्पीड में बोल रहा हूँ तो आपको लगता होगा फास्ट कंप्लीट करने की इच्छा है, तो नहीं, ये ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, इसलिए मेरी, और तब से पढ़ा रहा हूँ इसलिए मेरी आवाज जो है ना वो बहुत फास्ट हो चुकी है, थोड़ी फास्ट हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने लिखा है दर्पण सूत्र। तो दर्पण सूत्र से पहले जो है ना, ये आपको दर्पण के बारे में दर्शाती है कि दर्पण क्या क्या दर्शाता है, उसके बाद दर्पण सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपका दर्पण सूत्र है जिससे आपका क्वेश्चन हल होगा। सबसे पहले वस्तु दूरी यू से सूचित किया जाता है, यानी कि यहाँ पे जो लिखा हुआ है 1/v, 1/u, वो क्या सूचित कर रहा है, वस्तु दूरी, यानी कि वस्तु की स्थिति कहाँ पे है, कितने डिस्टेंस पे हो, वह यू से सूचित किया जाता है। यानी कि जब भी आप वस्तु दूरी के बारे में लिखो, जैसे कि अगर लिखा हो वस्तु दूरी बराबर 20 सेंटीमीटर, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो यू बराबर 20 सेंटीमीटर, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर लिखा प्रतिबिंब दूरी, यानी कि v, यानी कि जो हमारी प्रतिबिंब की दूरी होती है, वस्तु की दूरी u से सूचित की जाती है, प्रतिबिंब की दूरी v से, और फोकस की दूरी या वक्रता त्रिज्या तो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, यानी कि फोकस दूरी f से सूचित किया जाता है, वक्रता त्रिज्या c से सूचित किया जाता है। प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी में ही दो नए अल्फाबेट को लिया गया है, वो है u और v। ये दोनों फोकस f, वक्रता त्रिज्या यानी कर्वेचर यानी c, ये इनके शब्द से आता है। ठीक है, तो वस्तु दूरी को u से सूचित किया जाता है और प्रतिबिंब की दूरी को v से सूचित किया जाता है। अब आइए दर्पण सूत्र पे। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे कि वस्तु दूरी किससे सूचित किया जाता है, u से, प्रतिबिंब दूरी v से, फोकस दूरी f से, और वक्रता त्रिज्या c से। तो अब आते हैं दर्पण सूत्र। तो सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 1/v प्लस 1/u प्लस u बराबर 1/f। 1/v क्या है, प्रतिबिंब दूरी, क्या है, प्रतिबिंब दूरी, और उसके बाद 1/u वस्तु दूरी बराबर 1/f, यानी कि फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। ठीक है, ये आपका पहला सूत्र होता है। दूसरा सूत्र लिया गया है ना, वो ये f से लिया गया, यानी कि 1/f बराबर 2/r, यानी कि हमने पढ़ा था कि जो फोकस और वक्रता त्रिज्या में जो क्या होती है, रिलेशन होती है, वो क्या होती है, r/2, यानी कि कितनी, त्रिज्या की आधी होती है, या तो 2/r लिख दो तो कितनी होगी, आधी ही ना होगी, क्योंकि जब कटेगा तो वो तो आधी ही हो जाएगी, तो क्या हो जाता है, आधी हो जाती है। ठीक है, जब भी आप यहाँ पे लिखोगे 2/r, जब भी लिखोगे r/2, और जब गुना होगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ से उठ के ऊपर चला जाएगा। ठीक है, आप चलते हैं, ये आपका हो गया दर्पण सूत्र। क्या होता है, 1+v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। और जो दूसरा जो दर्पण सूत्र है वो बस थोड़ा सा चेंज है, वो है 2/r। क्या, 2/r, यानी कि 1+v प्लस 1/u बराबर 1/f बराबर 2/r। ये आपका एक सूत्र पूरा हो जाता है। इसमें ना सारे सूत्र आ चुके हैं। देखो, आपका एक सूत्र वहां पे था जो कहता था क्या, फोकस और वक्रता त्रिज्या का रिलेशन डिनोट, यहाँ पे रिलेशन भी दिखाया है, यहाँ पे फोकस भी हो गया, और प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी भी आ गया।
अब आते हैं आवर्धन। अब आवर्धन क्या होती है? तो आवर्धन क्या कहती है? प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात दिखाती है। क्या दिखाती है? अनुपात। पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, देखना, m बराबर s डैश बट्टा h। तो ये आपका आवर्धन का सबसे पहला सूत्र होता है, जिससे आप जब भी अनुपात निकालने की कोशिश करोगे निकल जाएगा। ठीक है, तो क्या लिखा है? प्रतिबिंब की ऊंचाई बचा वस्तु की ऊंचाई। ऊंचाई निकालने के लिए आपका ये काम करेगा। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई बचा वस्तु की ऊंचाई, h डैश यानी कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और h यानी वस्तु की ऊंचाई। ठीक है, उसके बाद जो आपका मेन आवर्धन का सूत्र आता है, ये आपके प्रतिबिंब और वस्तु की ऊंचाई निकालने के लिए। उसके बाद आता है m बराबर माइनस v बटा u। v बटा u क्या लिखा हुआ है? प्रतिबिंब दूरी बचा वस्तु दूरी। ये क्या कहता है? प्रतिबिंब दूरी बराबर वस्तु दूरी। किसमें? ऋणात्मक में। चाहे वो अवतल हो उत्तल हो, दोनों के लिए इतने ही फॉर्मूले की जरूरत है। जो भी आप जब भी आप क्वेश्चन हल करो ना, तो याद रखना है ये जो सूत्र है ना, ये आपके काम आएंगे। और आपका ये चिन्ह परिपाक है, ऋणात्मक धनात्मक। अगर आपने ये गलत कर दिया ना, अगर माइनस की जगह पे प्लस पड़ गया और प्लस की जगह माइनस, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए आप अपने नेगेटिव मार्क और पॉजिटिव मार्क हमेशा ध्यान रखना कि क्या कहता है। अवतल होगा तो ऋणात्मक, उत्तल होगा धनात्मक, ये हमेशा याद रखना। और ये जो जो क्या है, दर्पण सूत्र है, इतने जो सूत्र है, इसे भी आप याद रखना और क्वेश्चन को हल करना शुरू कर देना, ताकि आपको आप समझ में आएगा कि कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। ठीक है, तो आपका हो गया ये चैप्टर यहाँ पे समाप्त। प्रकाश का परावर्तन पूरा हमने कर दिया। पार्ट 3 में थोड़ा छूट गया है, क्योंकि मैंने आपको दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है ये मैंने आपको नहीं सिखाया, बताया कि बन रहा है। तो उसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसपे आपको अच्छे से समझा के, और वो अगर थोड़ा लंबा भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको चारों स्थिति को इस्तेमाल करूंगा। क्योंकि दो स्थिति तो हर कोई इस्तेमाल करते हैं, हम चारों स्थिति इस्तेमाल करके तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कैसा बनता है। ठीक है, तो उसके लिए मिल जाएगा आपको बहुत जल्द। चलिए तो लेते हैं आपसे विदा, फिर मिलेंगे अब अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।